की पाठशाला में हमारे चैनल के माध्यम से पठन पाठन करने वाले सभी व्यूअर्स एवं सब्सक्राइबर छात्र छात्राओं का मैं पुनः स्वागत करता हूं। बच्चों, कार्बोक्सिलिक अम्ल का टॉपिक चल रहा है। इसके अंतर्गत हम आज इसके प्रमुख भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे। इन भौतिक गुणों के अंतर्गत बच्चों हम मुख्यतः कार्बोक्सिलिक अम्ल की जल में विलेयता का अध्ययन करेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल के क्वथनांक और गलनांकों की व्याख्या करेंगे। आइए रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में आज की नई हेडिंग लगाते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की जल में विलेयता। क्या देखना है बच्चों? पहले जल में विलेयता। तो प्रश्न आता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलेय होते हैं, ऐसा क्यों होता है? अर्थात क्या है ये? कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलेय हैं, लेकिन एक कंडीशन है इसमें, इसके निम्न सदस्य होते हैं। अर्थात कम अणुभार वाले सदस्य जल में विलेय होते हैं। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता जाता है इसकी जल में विलेयता का मान कम होता जाता है। सभी बातों की बच्चों व्याख्या की जाएगी। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि यह जल में विलेय क्यों है। इस बात की व्याख्या करते हैं। ये जल है HOH, एक हमने कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाया RC डबल बॉन्ड OH, एक और बना दिया हमने RC डबल बॉन्ड OH। होता क्या है बच्चों? ये जो कार्बोनिल समूह का ऑक्सीजन है यह जल के हाइड्रोजन के साथ क्या बना सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है। यानी होता क्या है कुल मिला के कि जो जल के अणु हैं वो अम्ल के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं जब अम्ल को जल में घोला जाता है। जब भी कार्बोक्सिलिक अम्ल को जल में घोलते हैं तो इसके अणु जल के साथ क्या बना लेते हैं? इसके अणु जल के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। इस हाइड्रोजन बंध बनने के कारण यह जल में विलेय होते हैं। पहले प्रश्न का उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न आता है कि इसके निम्न अणुभार वाले सदस्य ही क्यों विलेय हैं? अणुभार बढ़ने के साथ साथ इसकी विलेयता कम क्यों होती जाती है, इस बात की भी चर्चा करनी थी। तो बच्चों, जब भी हम कार्बोक्सिलिक अम्ल की जल में विलेयता की बात करते हैं, एक भाग इसको बोलते हैं, ये भाग है इसका एल्काइल भाग। अभी एल्काइल की बात कर रहे हैं, एराइल की बात कर रहे हैं। एल्काइल भाग, अगर यह एल्काइल भाग छोटा होगा, जैसे HCOOH होगा, इसका बहुत एल्काइल है ही नहीं। CH3COOH होगा, ये CH3 आएगा। CH3CH2COOH। जैसे जैसे इस एल्काइल भाग का साइज बढ़ता जाएगा तब क्या होगा? हम आपसे कह रहे हैं कि जल में विलेयता का मान कम होता जाएगा। ऐसा क्यों होगा बच्चों? ये जो एल्काइल भाग होता है यह हाइड्रोफोबिक होता है, अर्थात यह जल से हेट रखता है, अर्थात यह जल विरोधी होता है। अगर ये वाला भाग बड़ा होगा तो अधिक भाग में जल नहीं आ पाएगा, छोटा सा कार्बोनिल भाग बचेगा, कार्बोक्सिलिक भाग बचेगा, जिसमें जल आने की संभावना कम होती जाएगी। जैसे जैसे इसका साइज बढ़ेगा, सबसे पहली बात तो हाइड्रोफोबिक भाग का साइज बढ़ेगा, और हाइड्रोफोबिक भाग का साइज बढ़ने से इसकी जल में विलेयता कम होगी। पहली बात, हाइड्रोफोबिक जो पार्ट है वह बढ़ेगा। दूसरी बात, एल्काइल समूह का साइज बढ़ने से जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है, इसका जो कार्बोनिल पार्ट है, इस कार्बोनिल पार्ट की जो पोलैरिटी है, पोलैरिटी कम हो जाएगी। जैसे ही एल्काइल समूह बढ़ेगा यह अपने इलेक्ट्रॉनों को कार्बोनिल समूह की तरफ रिलीज कर देगा। अर्थात अगर ऐसा लिखा है RC डबल बॉन्ड OH, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और यही हाइड्रोजन बंध बना रहा है। ये अपने इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बोनिल की तरफ ढकेलता है, अर्थात इसके चार्ज को कम करता है। अगर इसका साइज बड़ा होगा तो यहाँ से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल समूह की तरफ जाएंगे, अर्थात उसकी जो पोलैरिटी है, उसकी ध्रुवणता है वो कम हो जाएगी, और ध्रुवणता कम होने से बच्चों हाइड्रोजन बंध बनाने की सामर्थ्य भी कम हो जाएगी,
और हाइड्रोजन बंध बनाने की सामर्थ्य कम होने के कारण इनकी जल में विलेयता का मान भी कम हो जाएगा। दूसरी बात आ गई। तीसरी बात आती है स्टीयरिक हिंड्रेंस। अगर जैसे जैसे एल्काइल समूह बढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक समूह के आसपास बड़े बड़े अणुओं का ग्रुप आने लगेगा। जब स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, एल्काइल समूह की भीड़ बढ़ जाएगी, तो वह एल्काइल समूह कार्बोक्सिलिक समूह के पास जल के आने में बाधा उत्पन्न करेंगे, जिससे भी जल में विलेयता कम होती जाएगी। अर्थात अब ये बात आपको समझ में आ रही है, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलेय इसलिए हैं क्योंकि यह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इसके उच्चतर सदस्य धीरे धीरे जल में विलेयता कम करते जाते हैं, अर्थात उच्च अणुभार वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में बहुत कम विलेय होते हैं। ऐसा क्यों होता है? जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ेगा, जिससे विलेयता कम होगी, ध्रुवणता कम हो जाएगी, जिससे विलेयता कम होगी, स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, स्टीयरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, इससे भी विलेयता कम हो जाएगी। तो 3 कारणों से जल में विलेयता का मान कम हो जाएगा। चलिए, पहली बात हो गई है। दूसरी बात करें हम एरोमेटिक अम्लों की बात करें कि एरोमेटिक अम्लों में क्या बात होती है। अब हम बात कर रहे हैं एरोमेटिक अम्ल। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, यह जो होते हैं यह जल में अल्प विलेय या अविलेय होते हैं, बहुत कम विलेय या अविलेय, सामान्यतः ठंडे जल में। ठंडे जल में, गर्म जल में तो ये विलेय हो भी जाते हैं। सामान्यतः जो नॉर्मल टेम्परेचर का जल होता है या ठंडा जल होता है, इसमें बहुत कम विलेय या अविलेय होते हैं। ऐसा क्यों होता है? बिल्कुल सामान्य सा उदाहरण है, इसका जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो तो बहुत बड़ा हो गया। ये वाला जो पार्ट है ये कैसा है? जल विरोधी भाग है। इसका बड़े जल विरोधी भाग के कारण ये इसको हाइड्रोजन बंध बनाने के लिए एग्री नहीं करता, ये अपनी तरफ खींच लेता है इसके इलेक्ट्रॉनों को, इसलिए यह जल के साथ हाइड्रोजन बंध आसानी से नहीं बना पाता है, इसलिए यह जल में अल्प विलेय या अविलेय है। 3 प्रश्न हो गए। पहला प्रश्न, कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में विलेय क्यों है? हमने बता दिया। इसके उच्चतर सदस्य या अणुभार बढ़ने के साथ साथ विलेयता कम क्यों होती जाती है, वो भी हमने जाना। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में अविलेय या अल्प विलेय क्यों है, इसको भी हमने जाना। दूसरी बात हम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट। सामान्यतः क्या होता है, जिनके अणुभार लगभग समान होते हैं उनके क्वथनांक भी लगभग समान होते हैं। जैसे हमने एक कार्बोक्सिलिक अम्ल लिखा CH3COOH, हमने लिखा C4H10, एक हमने लिखा CH3OC2H5। इनके हमने हम अणुभार निकाले। एक और लिख देता हूं मैं, C3H7OH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ये एल्केन है, ये ईथर है और ये एल्कोहल है। अणुभार अगर हम लिखेंगे इसका अगर हम अणुभार लिखें, इसका अणुभार लिखें कितना, 36 धन 7 और 1 8 धन 16, 36 और 8 44 और 16 कितना हो गया बेटा, 44 16 60 हो गया। इसका 60, इसका 60 और 48 और 10 58, इसका 58 और इसका निकाला हमने 24 और 4 28 और 32 60। दोबारा देख लेते हैं, सी 12 और 12 24 25 26 27 28 और 32 60। इसका देखें 48 से 12 से 36 36 और 8 36 और 44 44 और 16 60। देखिए हम इनके अणुभार देख रहे हैं बच्चों, लगभग समान है।
इनके अणुभार कैसे हैं? लगभग समान हैं। जब अणुभार लगभग समान है तो इनके क्वथनांक भी लगभग समान होने चाहिए। लेकिन इसका क्वथनांक, कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्वथनांक अपने समान अणुभार वाले एल्केन, ईथर व एल्कोहल तीनों से अधिक होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, है ना, इस बात को जानना था। इसमें क्या होता है, एक तो पोलर कार्बोनिल समूह होता है। क्या होता है इसमें? एक पोलर कार्बोनिल समूह होता है, ये वाला। तो इसमें एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन लगता है, द्विध्रुव आकर्षण बल लगता है, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, इसके जो अणु हैं, इसके जो अणु आपस में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेते हैं। जैसे दो अणु आपस में मिल गए, इन्होंने आपस में क्या किया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली और उससे इन्होंने एक डाइमर बना लिया। अर्थात कार्बोक्सिलिक अम्लों में एक तो पोलर कार्बोनिल समूह होता है, जिससे इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इस डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के कारण भी इनके अणु, इसके बॉइलिंग पॉइंट अधिक होते हैं। दूसरी बात, इसमें इसके अणु आपस में हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़कर एक द्वितीयाणु बना लेते हैं। इन हाइड्रोजन बंधों को ब्रेक करने के लिए भी हमें अतिरिक्त एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। इन दो कारणों के कारण इसके क्वथनांक इन सबसे अधिक होते हैं। इसमें केवल वान डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो इसमें होता ही है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन इसमें एक एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ गया, कौन सा? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो इसके क्वथनांक अपने समान अणुभार वाले एल्केन्स, ईथर और एल्कोहल से अधिक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध के कारण डाइमर बनता है और इसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। इसको भी आप नोट कर लेना बेटा, है ना। अगला तीसरा अंतिम पॉइंट बचा है कि इसके गलनांक की बात करना है। कार्बोक्सिलिक अम्लों के गलनांक, इसके जो गलनांक होते हैं बच्चों, वह अनियमित होते हैं। कैसे होते हैं? अनियमित। इसके गलनांक क्वथनांक अनियमित होते हैं। सामान्यतः हमने क्वथनांक पढ़ा था, रेगुलरली कैसे होते हैं? इंक्रीज होते हैं। अणुभार बढ़ेगा, क्वथनांक बढ़ते जाएंगे। अणुभार बढ़ने के साथ साथ क्वथनांक लगातार बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो गलनांक है, जो मेल्टिंग पॉइंट है, इसकी बात अलग है। पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, फिर बढ़ेगा फिर घटेगा, ऐसा भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा समझें। जैसे हमने कहा CH3 CH2 CH2 COOH, और हमने लिखा CH3 CH2 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 COOH। प्रश्न आया, इनके क्वथनांकों में क्या होगा? क्योंकि इसका अणुभार ज्यादा है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। लेकिन इसका अणुभार ज्यादा होने पर भी इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई नहीं होगा। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाई होगा। किसका हाई होगा? इस वाले का। ऐसा क्यों, प्रश्न आता है। तो पहले हम आपको डायरेक्ट आंसर बताएं कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं, उनमें वो कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणु कैसा होता है? इवन होता है, अर्थात सम होते हैं। जिनमें कार्बन परमाणु सम संख्या में होते हैं, वह अपने अगले विषम कार्बन परमाणु वाले, अपने अगले विषम कार्बन परमाणु वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट रखता है। प्रश्न आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या सम होती है, उनके मेल्टिंग पॉइंट अपने अगले मेंबर जिनमें कार्बन परमाणु की संख्या विषम होती है उससे ज्यादा होते हैं, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा है। ऐसा क्यों होता है? बच्चों, जब भी हम किसी चीज को मेल्ट करते हैं तो वो सॉलिड अवस्था में होती है, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ पैकिंग में रहते हैं, वो पैक्ड रहते हैं। जब भी हम मेल्ट करते हैं वो सॉलिड से लिक्विड में लाते हैं। तो होगा क्या बच्चों, जिनमें सम है, सम की जब हम चेन बनाएंगे, जैसे हम लिखा यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH2, यहाँ पे COOH,
और जब हमने विषम की चेन बनाई तो यहाँ हमने लिखा CH3 CH2 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 COOH। ये जो चेन बनी है जिसमें इवन कार्बन परमाणु है, इसके ऊपर अगर दूसरी लेयर आएगी तो बहुत आसानी से इसके साथ फिट होती जाएगी। यहाँ क्या होगा, इसकी लेयर बच्चों उल्टी भी हो जाए तब भी आएगी। यहाँ क्या होगा, सीधी लेयर तो सही पैक होगी, एक आध लेयर बदल गई, इस बार इसका क्रम बदल गया, अगर वो पलट के उल्टी आई, इसमें उल्टी लेयर भी आई तब भी पैकिंग हो जाएगी। अगर लेयर पलटकर उल्टी आ गई तो इसमें पैकिंग नहीं होगी। अर्थात इसका मतलब यह हुआ बच्चों, जिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में सम कार्बन परमाणु होते हैं उसमें दो टर्मिनल कार्बन जो होते हैं वो अलग अलग दिशा में होते हैं। सिरे के दो कार्बन विपरीत दिशाओं में होते हैं। इस तरह से विपरीत दिशाओं में होने के कारण एक कार्बन यहां और एक कार्बन यहां, इसके अणुओं की पैकिंग बहुत आसानी से हो जाती है और क्लोज पैक हो जाते हैं। जब क्लोज पैक होंगे तो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जब स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा तो इसके मेल्टिंग पॉइंट इनसे ज्यादा होंगे जिनमें पैकिंग में समस्या है। इनमें पैकिंग में समस्या है। इसमें टर्मिनल कैसे हैं, एक ही साइड है। जिनमें टर्मिनल कार्बन एक ही साइड होते हैं उनकी पैकिंग क्लोज नहीं हो पाती, पास पास अणु एक दूसरे के नहीं आ पाते हैं। जबकि जिनमें टर्मिनल अपोजिट साइड है उनके अणु पास पास आ जाते हैं, जिनमें इसमें एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है। उस एडिशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण इसके मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाते हैं। आपने भौतिक गुणों संबंधित बहुत सी बातें जान ली, मैं रिपीट कर दूं। यह जल में विलय होते हैं, जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। अणु बाहर बढ़ने के साथ साथ विलेयता कम होती जाती है, क्योंकि हाइड्रोफोबिक पार्ट की साइज बढ़ने से, पोलैरिटी कम होने से और स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने से ये काम होता है। एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का बड़ा हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, इसलिए वह जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं, इसलिए वो जल में सामान्यतः अविलेय होते हैं। क्वथनांक, इसमें एक पोलर कार्बोनिल समूह होता है और यह आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा डाइमर बनाते हैं, इसलिए इनके क्वथनांक भी ज्यादा होते हैं। गलनांक, इवन नंबर वाले के गलनांक अपने अगले ऑड नंबर वाले से अधिक होते हैं, क्योंकि उसके टर्मिनल कार्बन अपोजिट डायरेक्शन में होने के कारण उसकी पैकिंग अच्छी होती है। मैं आशा कर रहा हूं भौतिक गुणों का यह कालांश आपको समझ में आया होगा। अगले कालांश में हम रासायनिक गुणों के साथ पुनः उपस्थित होंगे।